हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि आज हम लोग का जो फर्स्ट ईयर का जो पूरा सिलेबस है ट्रेड थ्योरी का वो खत्म हो रहा है। आज का जो क्लास है हमारा जो है 51 नंबर क्लास है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि 51 नंबर क्लास तक हम लोग का जो कारवां है वो बहुत ही अच्छे से चला। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या फिर वायरमैन ट्रेड या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड का फर्स्ट ईयर का जो है सिलेबस आई मीन चैप्टर वाइज जो है ट्रेड थ्योरी का हम लोग करते जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का आज जो है लास्ट चैप्टर रह गया है जो कि है आपका डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ओके, तो ये जो है आपका फुल्ली जो है आपका नीमी क्वेश्चन बैंक और जो है एनएससीआईटी पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आप लोग को हेल्प करेंगे। दूसरी बात है कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जामिनेशंस भी हो जो आते हैं क्वेश्चंस, उनमें भी आप लोग को बहुत ज्यादा आप लोग को इससे हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज क्लास का शुरुआत करते हैं 201 नंबर क्वेश्चन से। तो आप लोग यदि WCS का भी पार्ट्स आप लोग को चाहिए वीडियो का, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का। और फर्स्ट ईयर का जो है ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रिशियन का आप लोग को ट्रेड प्लेलिस्ट में सारा चीज अवेलेबल मिल जाएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोग को बहुत सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये तीनों का लिंक, लाइक प्लेलिस्ट जो इलेक्ट्रिशियन का, ट्रेड थ्योरी का और WCS का जो आपका ये प्लेलिस्ट है और टेलीग्राम ग्रुप, ये सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग जरूर जा करके ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। देखिए 201 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो टॉपिक जो है हम लोग का क्या है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जो कि घरेलू उपकरण के बारे में हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। करीब करीब 20-25 क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। देखिए, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक हीटिंग एलिमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑल्सो। देखिए, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। रेलवे में तो भर भर के क्वेश्चन इसलिए मिल जाता है आपको, ग्रुप डी या फिर आपको LP वाला सब एग्जाम्स में। ठीक है, तो बताइए, चांदी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, निक्रोम हो जाएगा या अल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होता है क्या होता है, निक्रोम। निक्रोम एक एलॉय होता है। ठीक है, निक्रोम क्या होता है, एक एलॉय होता है जो क्या चीज की किस चीज से बना होता है, एक मिश्र धातु होता है जो कि निकेल प्लस क्रोमियम। ठीक है, निकेल प्लस क्रोमियम का बना होता है, Na प्लस Cr। ठीक है, ये होता है क्या, हमारा मिश्र धातु जिसको हम लोग निक्रोम कहते हैं, और इसी का ये बना भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आई मीन 202। देखिए 202 नंबर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। विद्युत इस्त्री के भाग का क्या नाम है। अब इसका आपसे जो है पार्ट के बारे में पूछा गया कि ये कौन सा पार्ट है, बताइए सभी लोग। देखिए सोल प्लेट ऑप्शन नंबर 1 है क्या, सोल प्लेट। उसके बाद प्रेशर प्लेट, माइका इंसुलेशन, एस्बेस्टस सीट। तो इसमें जो है कौन सा ये भाग जो है कौन सा है, ये आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए ये क्या है आपका, ये आपका सोल प्लेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोल प्लेट। ध्यान रखिएगा क्या होगा, ये सोल प्लेट। समझ में आया बात, सोल प्लेट। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 203 नंबर, 203 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का कार्य क्या होता है। कार्य पूछा गया, माइक्रोवेव ओवन आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें जो मोटर लगा होता है स्टीरर मोटर, उसका उपयोग पूछा जा रहा है, उसका फंक्शन पूछा, कार्य पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस की बात करूं मैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ड्रॉज कूलिंग एयर इनसाइड, मतलब अंदर ठंडी हवा खींचता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्म हवा को बाहर निकालता है। और ऑप्शन 4 क्या, घूमता है और विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चल जाएगा डी। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा चल जाएगा, डी, जो कि है रिवॉल्व एंड रिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। क्या करता है, ये घूमता है और विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा को भी दर्शाता है। समझ में आया बात। चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समझिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू बैंड मार्क्ड एज एक्स इन गीजर। ठीक है, गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए इसका फिगर आप लोग को ऊपर मिलेगा, यहाँ पे एक्स का जो है ये इसके बारे में आप लोग को बताना है। ओके, तो
तो यहाँ समझ लीजिए। आइए, बहुत अच्छे, देखिए ये जो है इस पार्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो एक्स से डिनोट किया गया है, ये क्या है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, क्यों ये वाला जो है पार्ट जो है एक्स जिससे डिनोट किया गया है, इसका क्या उपयोग है, ये आपसे पूछा गया है गीजर में, ठीक है। गीजर, सभी लोग गीजर से परिचित हैं, गीजर किसको कहते हैं, तो इसका आप लोग को उत्तर बताना है। तो देखिए मैं ऑप्शन थोड़ा देख लेता हूँ, ऑप्शन पढ़ता हूँ, देखिए। प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर, पानी की निकासी को रोकता है। दूसरा है कि अवॉइड्स द फॉर्मिंग ऑफ स्केल्स, मतलब स्केल को बनने से बचाता है। तीसरा है रिड्यूस द प्रेशर ऑफ आउटलेट पाइप, निर्गत पाइप के दबाव को कम करता है। और ऑप्शन जो 4 है, टैंक के अंदर हवा के लॉक को प्रतिबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन चल जाएगा आपका ए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए चल जाएगा, जो कि क्या है, प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर, क्या करता है, पानी की निकासी को ये जो भाग होता है ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है 205 नंबर, देखिए सभी लोग समझिए। क्वेश्चन है कि which type of AC सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर। तो जो फूड मिक्सर होता है घर में, जो मिक्सी जिसको बोलते हैं आप लोग घरेलू भाषा में, और जो फूड मिक्सर जो होता है उसमें जो मोटर होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सर, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार का एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। चलिए सभी लोग बताइए, यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, सैडेड पोल मोटर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, हो जाएगा आपका यूनिवर्सल मोटर, ओके। याद रखिएगा कि गीजर जो होते हैं, आई मीन जो मिक्सी होता है जो घर में आप लोग का, वो यूनिवर्सल मोटर पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। उसमें यूनिवर्सल मोटर लगा हुआ होता है। यूनिवर्सल मोटर का प्रॉपर्टी क्या है, यूनिवर्सल मोटर का प्रॉपर्टी यह है कि वो एसी और डीसी दोनों में काम करता है। चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 206 पे हम लोग आ गए। देखिए क्या है, विच इज द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर, हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है, मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। कौन सा पोजिशन पे रखिएगा आप जो कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल पाएगा, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट मिल पाएगा। तो ये जो है हमारा, ये क्या है बताइए, ये हीटर का जो है कॉइल है, और एक रिहोस्टेट टाइप का यहाँ पे देखो सेटिंग किया गया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस पोजीशन पे रखने पे मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल पाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा मैक्सिमम किस पे आएगा आपको, 2 पे, ठीक है। 2 नंबर पोजीशन पे रखिएगा, इस वाले पोजीशन पे, मतलब इस तरह से इसको सेटिंग कीजिएगा, हाँ, तो आप लोग को क्या मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिल पाएगा। बात आई समझ, देखिए कनेक्शंस में भी देखिए कुछ है चेंजेस है, ठीक है। देखिए इस तरह से इसमें कनेक्शन किया गया है, इसमें इस प्रकार से ऐसे कनेक्शन किए गए हैं, और इसमें डायरेक्टली इस तरह से किया गया है, दैट मीन्स ये क्या है, इस टाइप से, तो लेकिन ये वाला जो पोजीशन है इस तरह से, ओके, कनेक्शन से बहुत ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे जोड़ना है, इस फेज में आपको हॉरिजेंटली कनेक्ट करना है, GRL और L और M लाइन, और जो आपका मेन है इसको इस तरह से ही कनेक्शन करने होंगे, तो आपको मैक्सिमम जो वैल्यू है वो मिल पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 207। तो 207 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है which formula is used to calculate the heat generated as per जूल लॉ, ठीक है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग को मैं करा चुका हूँ, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ा रहा था, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी कराया था, न्यूमेरिकल्स भी कराया था। तो बताइए हीट जो जनरेटेड होता है, ठीक है, तो इसका जो है फॉर्मूला है वो क्या होता है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जरूरी नहीं, देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपसे क्या कर सकता है कि
आपको वैल्यूज दे देंगे ये लोग, ठीक है, करंट का वैल्यू दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा और टेम्परेचर दे देगा, ठीक है। आपसे पूछ देगा हीट जनरेटर बताइए कितना होगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है हीट जनरेटर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यूनिट का भी ख्याल रखिएगा हीट जनरेटर का, क्योंकि ये भी आपसे पूछ देगा यूनिट बताइए हीट हीट जनरेटर का, हीट जनरेटर का, ठीक है। जो हीट जो उत्पन्न हो रहा है उसमें जो उत्पन्न हो रहा है उसका इकाई क्या है, तो यही तो उसका इकाई क्या है बताइए, उसका जो इकाई है आपका जूल कैलोरी, ओके, क्या है जूल कैलोरी, बात आई समझ में, ठीक। तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छे, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए वही क्वेश्चन आ भी गया, हीट जनरेटर का यहाँ क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखिए कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 100 वाट, दिया है वैल्यू, ठीक है, सॉरी 1000 वाट दिया हुआ है आपको, पावर दिया हुआ है, और फिर 240 वोल्ट दिया हुआ है, वर्क फॉर 5 मिनट, 5 घंटे के लिए यदि कार्य कर रहा है ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर, 5 मिनट के लिए काम मतलब उसको आप ऑन कर रहे हैं हीटर को, और कितना उसको सप्लाई दे रहे हैं 240 वोल्ट दे रहे हैं, और वो सप्लाई कितना ले रहा है, कितना पावर ले रहा है 1000 वाट यदि ले रहा है, तो टोटल वो हीट कितना जनरेट करेगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, हीट कितना जनरेट करेगा वो आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसको कैसे बनाइएगा आप लोग, इसमें बस आई स्क्वायर आर टी लगा देना है आपको, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देख लीजिए, तो फॉर्मूला में आई स्क्वायर आर, ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए समझिएगा, हीट जनरेटर का फॉर्मूला क्या है भाई, यही है ना मेरे पास, आई स्क्वायर आर टी है, ओके, बहुत अच्छे। अब आई स्क्वायर आर क्या होता है, तो भैया मेरे पी जो होता है पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है या नहीं होता है, पावर का वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हीट जनरेटर का फॉर्मूला और क्या लिखा जा सकता है, P इंटू टी, P इंटू टी लिख सकते हैं ना, क्योंकि आई स्क्वायर आर जो है, ठीक है, आई स्क्वायर आर उसको हम लोग पावर कह रहे हैं, आई स्क्वायर आर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आई स्क्वायर आर को क्या लिखेंगे, P लिख देंगे, और ये T तो जो था यहाँ पे हम लोग T लिख दिए, तो P इंटू टी भी हो जाएगा क्या, हीट जनरेटेड या फिर उत्पन्न उष्मा। अब P का मान आपको दिया हुआ है 1000 वाट, और T का वैल्यू जो है 5 मिनट दिया हुआ, तो इसको जो है ये T जो है आपका क्या है, समय है, ठीक है, ये T आपका टेम्परेचर नहीं है, क्या है ये समय है, टाइम है, ओके टाइम। तो यहाँ पे 5 मिनट को आपको सॉल्व करना होगा, किसमें घंटा में करना होगा, ठीक है, दैट मीन 60 से आप इसको भाग कर दीजिएगा, ओके। तो इसका जो वैल्यू जो सॉल्व होकर के आपका आएगा कितना हो जाएगा बताइए, तो P का मान हो गया आपका 1000, ठीक है, ये वाट में है, तो इसको फिर किलो वाट में भी करना, क्योंकि किलो कैलोरी में आपको क्वेश्चन जो है मिला है, ऑप्शन मिला है, तो 1000 वाट बराबर कितना हो जाएगा 1 किलोवाट, इसको डिवाइड कर दीजिएगा फिर से, तो किस में बन जाएगा किलो वाट बन जाएगा, तो ये कितना बन गया कट करके 1 किलो वाट हो गया, ठीक है, 1 किलो वाट इंटू टाइम, टाइम का वैल्यू कितना है 5 मिनट है, इसको फिर 5/60 कर लीजिएगा, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा इन वैल्यूज को, तो आपका जो आंसर जो है आपका वैल्यू आ जाएगा 208 का ऑप्शन चल जाएगा सी, मतलब 71.6 किलो कैलोरी। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका बस एप्लीकेशन था इस फॉर्मूले का। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 नंबर देखिए क्या है, 209 नंबर कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ग्रुप्स एट वेरियस प्लेसेस इन हीटर बेस प्लेट, हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, जो बेस प्लेट जो होता है, जो प्लेट होता है उसमें खांचा छोटा छोटा जो है, मतलब उसमें सुरक्षा के हिसाब से जो है खांचा बनाया हुआ होता है, तो वो क्यों किया जाता है उस तरह से, उष्मा को ठीक से विकृत करने के लिए, उष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखने के लिए, पात्रों को हीटर की प्लेट से मजबूती से रखने के लिए, या हीटर अवयव को नुकसान से बचाने के लिए। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका बताइए सभी लोग, उष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखने के लिए, मतलब रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फर्मली। जो देखे होंगे आपने जो खांचा जो बनाया होता है सबसे लंबा लंबा जो रहता है, देखिए ये आपका प्लेट होता है ना, हीटर का प्लेट रहता है, और ये इस टाइप से लंबा लंबा टाइप से खांचा बनाया हुआ रहता है,
और जो हीटिंग एलिमेंट इसी के अंदर जो है इसका हम लोग इस तरह क्या करते हैं, दौड़ाते हैं, इस तरह से लगाते हैं या फिर सेट करते हैं। ठीक, तो ये जो लाइन जो खांचा जो बनाया जाता है इसलिए बनाया जाता है ताकि जो हीटिंग एलिमेंट है उसको अच्छे से रखा जा सके, उसको होल्ड किया जा सके, उसको पकड़ा जा सके, अच्छे से वहां पे सेट कराया जा सके, रखा जा सके। नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे से लिपट जाएगा सब और सही भी नहीं होगा, इस वजह से खांचा तैयार किया जाता है। समझ में आया? क्या चलेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं और जो है क्या है, देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटली। ठीक है, विद्युत केटली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या होता है? तो सोल प्लेट का क्या उद्देश्य होता है भाई, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रहे हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। देखिए, कहता है कि एक्ट्स एज बैलेंसिंग वेट, acts as a insulator for element, protect the kettle base from damage, keep the elements in close contact with container। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा, ओके, हो जाएगा अव्यय को कंटेनर के निकट संपर्क में रखने के लिए इस तरह से किया जाता है। ठीक है, सोल प्लेट क्यों दिया जाता है केटली में, ताकि टू कीप द एलिमेंट इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ कंटेनर। ठीक, एलिमेंट को क्लोज कांटेक्ट में मतलब कि संपर्क में, निकट निकट संपर्क में रखने के लिए उस टाइप से किया जाता है, सोल्व कर दिया जाता है। चलिए, आ गया समझ में आप लोग को। अब क्वेश्चन नंबर 211 समझते हैं। व्हाट इज द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। मतलब माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। ठीक है, तो उसमें जो है जो जो आपका जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो होता है, ठीक है, तो वो जो यूज होता है उसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। ठीक, ट्यूब का फिलामेंट का वोल्टेज पूछा गया है कि कितना होता है माइक्रोवेव के अंदर जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो इस्तेमाल होता है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब उसके फिलामेंट का वोल्टेज आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान में रखिए, इसका आंसर जो होगा आपका 3.2 वोल्ट एसी, 3.2 वोल्ट क्या एसी होगा। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट 212, व्हाट इज द फॉल्ट इन फूड मिक्सर। ठीक है, व्हाट इज द फॉल्ट इन फूड मिक्सर इफ इट रन्स इंटरमिनेंटली। मतलब रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सचर में क्या खराबी है। यदि जो है आपका फूड मिक्सचर जो आपका घर का जो मिक्सी है यदि रुक रुक के चल रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये आपसे पूछा गया। देखिए, वर्न आउट ब्रशेस, मतलब फटा हुआ ब्रश है, आर्मेचर कॉइल ओपन, आर्मेचर कुंडली खुली है, डिफेक्टिव कम्यूटेटर मतलब दोषपूर्ण कम्यूटेटर, फील्ड वाइंडिंग पार्शली शॉर्ट। ठीक है, क्षेत्र कुंडली आंशिक रूप से लघुपथिक हो चुकी है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है रुक रुक के चलने का, ऑर्न आउट ब्रशेस, दैट मीन्स फटा हुआ ब्रश होने के कारण। ठीक है, क्या हो जाएगा, फटा हुआ ब्रश होने के कारण फूड मिक्सचर जो है उस टाइप से रुक रुक के चलता है। अब ब्रशेस का क्या इस्तेमाल होता है आई मीन मोटर्स वगैरह में, ब्रश का क्या काम होता है बताइए। ब्रश का काम बस होता है कि करंट को करेक्ट करना, किस केस में, जनरेटर केस में। और मोटर के केस में क्या होता है, ब्रश के जरिए ही कम्यूटेटर में क्या किया जाता है, सप्लाई दिया जाता है, और कम्यूटेटर के थ्रू किस में जाता है, आपका रोटर वाले सेक्शंस में जाता है, या फिर आपका जो आर्मेचर वाला जो हिस्सा है उसमें करंट पहुंचता है, और या फिर आपका जनरेटर के केस में करंट या उत्पन्न करंट जो होगा, ठीक है, उसको कलेक्ट भी किया जाता है। तो ये ब्रश जो होता है, कार्बन ब्रशेस जनरली रूप से कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है, जो कि करंट को, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फूड मिक्सर का, तो यहाँ पे करंट को पहुंचाने के इस्तेमाल में ब्रशेस का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये ब्रश में हो सकता है कि कहीं कुछ टूट भांग गया है, या फिर थोड़ा बहुत वो फटा उटा है, या फिर कहीं पे थोड़ा वो इसी प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 213, क्वेश्चन नंबर 213 देखिए, कहता है व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन विथ स्लो स्पीड। एकल कला पंप मोटर में दोष क्या होगा यदि वो धीमी गति से घूम रहा है। धीमी गति से यदि मान लेते हैं कि सिंगल फेज पंप यदि स्लो स्पीड में यदि मूवमेंट कर रहा है तो कौन सा डिफेक्ट उसमें आया है वो आपसे पूछा जा रहा है।
सिंगल फेज पंप कौन सा होता है? हाफ एचपी का, 1 एचपी का आपके घर में जो होता है, जैसे कि पानी उनी चढ़ाते हैं आप लोग, ठीक है? तो उसी मोटर के बारे में बात किया जा रहा है। तो यदि स्लो घूम रहा है, बहुत ही स्लो स्पीड में घूम रहा है, तो कौन सा डिफेक्ट उसमें आया हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, ऑप्शन देखिए, डिफेक्टिव कैपेसिटर, ओपन स्टार्टिंग वाइंडिंग, शॉर्ट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग, शॉर्ट इन रनिंग वाइंडिंग, ठीक है? तो सिंगल फेज में तो आपको पता है एसी में एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, एक रनिंग वाइंडिंग होता है, ठीक है? एक आपका क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम क्या है कि मोटर के को बस मूव कराना, घुमाना, और फिर उसके बाद फिर रनिंग वाइंडिंग उसमें काम आता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग किसके साथ किया जाता है? कैपेसिटर के साथ अटैच करके किया जाता है, ठीक है, स्प्लिट करके, ठीक, कॉइल को स्प्लिट किया जाता है और वहां पे मैग्नेटिक आई मीन रिवॉल्विंग मैग्नेटिज्म वहां पे डेवलप किया जाता है, ठीक है? तो वहां पे फिर आपका डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरीज का कंसेप्ट आ जाता है, तो वो बहुत मतलब आपका सेकेंड ईयर का चीज है। खैर चलिए, तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा डिफेक्टिव कैपेसिटर यदि है आपका, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, रुक रुक के आपका मोटर इसलिए चल रहा है क्योंकि आपका जो कैपेसिटर है वो दोषपूर्ण है। संधारित्र जो है क्या हो गया है? दोषपूर्ण, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको क्या करना होगा? कैपेसिटर अपना चेंज करना होगा। तो यदि अगले बार से आपके घर में ऐसा कुछ समस्या आएगा कि आपका पानी जो है नहीं निकल, मतलब आई मीन मोटर से पानी अच्छा से नहीं आ रहा है, मोटर बहुत स्लो घूम रहा है, तो कैपेसिटर एक बार चेक कर लीजिएगा अपना, या फिर चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 214, बहुत अच्छे, देखिए 214 क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन एसी सप्लाई सिस्टम फॉर अप्लायंसेस? न्यूट्रल पाथ का क्या उपयोग होता है, किसमें? सिंगल फेज एसी सप्लाई में। उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का क्या कार्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसका जो आंसर है, प्रोवाइड करंट रिटर्न पाथ, धारा वापसी पाथ प्रदान करने के लिए। आप लोग को पता होगा, थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। कोई भी उपकरण होता है, ठीक है, कोई भी उपकरण, मान लेते ये जैसे कि मेरे पास लैंप है, बल्ब है, ठीक है, अभी हम क्या किए, सिर्फ हम सिंगल फेज ले आए, ये मेरा क्या हो गया? लाइन, क्या हो गया? लाइन हो गया, ओके ओके। अभी देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इस फेज, ये जो फेज वाला मेरा जो है लाइन, इसको तो यहाँ इसके एक एंड से जोड़ दिए, लेकिन अब इसको रिटर्निंग यदि नहीं देंगे हम सप्लाई, इसका इसका जो सर्किट है, इसको क्लोज नहीं करते हैं, इसमें कोई पाथ से हम ज्वाइन नहीं करते हैं, तो क्या होगा? ये बल्ब कभी भी ग्लो नहीं करेगा, इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा, या ओपन सर्किट हो जाएगा, खुला परिपथ का केस हो जाएगा ये। तो खुला परिपथ में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया है ये चीज को, ठीक है? तो इस वजह से क्या किया जाता है, एक रिटर्निंग पाथ दिया जाता है कि हाँ भाई, रिटर्निंग पाथ का मतलब क्या हुआ, इधर से जो करंट गया, मेरा लाइन करंट इधर से गया, वो इधर से टहलते टहलते घूमते फिरते हैं, क्या हो, इधर से वापस भी जाए। तो ये जो न्यूट्रल वायर जो आपके घर में जो आप यूज करते हैं, आप देखे होंगे कि आप जब अपने बोर्ड में सर्किट, आपका जो घर में जो बोर्ड होता है, ठीक है, स्विच बोर्ड, उसमें आप टेस्टर जब एक बार घुसाइएगा सॉकेट में, तो एक में रेड चलने लगेगा, एक में नहीं चलता, तो जिसमें नहीं चलता वो क्या है? रिटर्निंग पाथ, मतलब न्यूट्रल पाथ होता है वो वाला, ठीक है, न्यूट्रल होता है, और जिसमें चलता है वो लाइन वाला होता है। तो घर में तो सिंगल फेज आया हुआ होता है ना, तो जो ये है हमारा क्या, लाइन है, लेकिन रिटर्निंग के लिए हमको एक चाहिए क्या, एक पाथ चाहिए, और वो कौन सा, वो कौन काम करता है? वो न्यूट्रल करता है, इसलिए न्यूट्रल घर में लाया जाता है, ठीक है? न्यूट्रल वायर जरूरी है, तभी आपके घर के अप्लायंसेस जितने भी है, पंखा हो गया, ट्यूब हो गया, चाहे आपका जो भी सिस्टम है, वो तभी काम करेगा। समझ में आया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब कि सिंपल क्वेश्चन है ये। किस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू में आपका पूछा जा सकता है? कोई कंपनी में जाते हैं आप इंटरव्यू के लिए, तो इसमें ये क्वेश्चन एकदम 100% पूछा जाएगा कि भाई रिटर्निंग के लिए आई मीन न्यूट्रल पाथ क्यों लगाते हैं घर में, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 215 देखिए क्या कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन ए माइक्रोवेव ओवन? ये क्वेश्चन आ ही चुका था लगभग। देखिए माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है, कार्य अभी पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या कार्य होता है भाई? देखिए ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, चल जाएगा सी, चले जाएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या हुआ? दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति को उत्पन्न करना इस मैग्नेट्रॉन ट्यूब का काम होता है। आई बात समझ में?
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 216 नंबर, देखिए क्या है 216 नंबर। विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन द वेट ग्राइंडर। अब गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फूड मिक्सर का हम यदि बात बोले तो फूड मिक्सर में कौन सा यूज होता है, बोलेगा यूनिवर्सल मोटर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे गीली चक्की का भी यदि आता है क्वेश्चन तो उसमें बताना है क्या आपको, कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका देखिए ऑप्शन चेंज हो जाएगा, इसमें यूनिवर्सल मोटर नहीं होकर के ऑप्शन कौन सा जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, याद रखिएगा क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट एंड इंडक्शन रन मोटर। मतलब कैपेसिटर से स्टार्ट होगा और इंडक्शन वाइज वो जो है रन करेगा। तो कैपेसिटर स्टार्टर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ठीक है, चक्की, गीली चक्की का। चलिए अब जो है आज के सेशन का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारा जो ये फर्स्ट ईयर है इसका भी समझिए एक तरह से लास्ट क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। सर्किट का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था। ये सर्किट आपको ध्यान में रखना है कि ये सर्किट है एक्चुअली किसका, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। ऑप्शंस है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक फैन मल्टीप्लायर, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ एससीआर, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन में कौन सा आंसर है आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक का ये फिगर है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग का ये जो चैप्टर था आपका डोमेस्टिक अप्लायंसेस ये कंप्लीट हो रहा है, और इस पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और इम्पोर्टेंट वाले जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन पर भी मेरा जो है ये क्लास था आज का। तो आई होप कि आप लोग को चैप्टर जो अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरे समझ से 80 से 70 टू 80% आप लोग को ध्यान में भी हो चुका होगा चैप्टर। तो आप लोग यदि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट यदि ले रहे होंगे तो अच्छी बात है, बाद में देख लीजिएगा, और नहीं तो नोट्स वगैरह कुछ बना रहे हैं तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। नहीं तो फिर जब एग्जाम होगा तो फिर इन वीडियोस को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, क्योंकि आप यदि कुछ प्रिपरेशन खुद से नहीं कर रहे हैं तो आपको आई मीन कॉपी कलम लेके बैठ नहीं रहे हैं तो आपको तो फिर से इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। खैर इतने इस बात की तो बिल्कुल ही गारंटी है कि आप यदि इन क्लासेस को कर रहे हैं तो पास 100% कीजिएगा, और बहुत अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग जो है फिर एक न्यू चैप्टर के साथ आई मीन अब तो इसका ट्रेड थ्योरी का तो खत्म हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का ईएस का कुछ पार्ट करा दूं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, क्योंकि बस वही एक अब सब्जेक्ट रह गया है, क्योंकि डब्ल्यूसीएस और ट्रेड थ्योरी तो कंप्लीट करा ही चुके हैं। अब ईएस का सोच रहे हैं कि 2-3 क्लास आप लोग का मैं करा दूं, ताकि आप लोग का पूरा फर्स्ट ईयर सिलेबस कंप्लीट हो। उसके बाद फिर सेकंड ईयर के जो बच्चे होंगे तो उनके लिए मैं फिर सेकंड ईयर का भी कुछ कुछ आई मीन सब्जेक्ट्स का कुछ करूंगा, उनका उन पर भी कुछ वीडियो बना दूंगा, ताकि उन लोग का भी एग्जाम है तो उन लोग को भी हेल्प हो। तो चलिए फिर स्टूडेंट्स शेयर करते रहिए जो भी कंटेंट है मेरे, और फिर चैनल पे यदि न्यू आ रहे हैं तो चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक बटन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत लगता है तो एक मोटिवेशन आप लोग का एक लाइक देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जो है को पसंद आ रहा है, तो मेहनत भी थोड़ा करने में अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोग को जो है इन लाइक्स वगैरह का कुछ ये मतलब नहीं है, बस एक मोटिवेशन है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें तो आप करते ही होंगे, और क्लास जो है रोज 10 बजे से जो है आ जाता है आपके आई मीन आपके यूट्यूब पे आ ही जाता होगा। आप लोग मेरे समझ से बेल आइकन ही सब प्रेस करके जरूर रखे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर एक न्यू चैप्टर के साथ, आई मीन ईएस का ही चैप्टर रहेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर रहेगा। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।